नमस्ते, स्वागत है आप सबका। आपका भी स्वागत है राजपाल एंड सन्स के स्टॉल में। पंकज सुबीर जी की कहानी संग्रह जो लॉकडाउन के अंतर्गत आई थी और उस पर हम चर्चा नहीं कर पाए थे। उस किताब का संकलन का नाम है हमेशा देर कर देता हूँ मैं, लेकिन असल में ये बिल्कुल टाइम के पाबंद है। तो ये फिर खुद बताएंगे कि ये नाम क्यों रखा। और ये मैं नहीं पूछूंगी, पूछेंगी अनुशक्ति जी जो एक जानी मानी लेखिका हैं और वो आज के कार्यक्रम का संयोजन करेंगी। अनु जी। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर कि इतनी सुंदर किताब आपने लिखी। और मैं बधाई के साथ साथ आपको आभार भी देना चाहूँगी कि आपने इतनी सुंदर किताब लिखी क्योंकि किसी लेखक की अच्छी किताब सिर्फ लेखक के लिए अच्छी नहीं होती है, वो पाठकों के लिए वरदान बन जाती है। पंकज सुबीर कहानी गद्य में जितने अवार्ड हो सकते हैं वो उनको हासिल हैं और आगे भगवान ईश्वर ने चाहा तो आगे और भी मकाम हासिल होंगे। जब पहली कहानी लिखी तो नवलेखन मिला, हंस कथा सम्मान मिला। नवलेखन तो 2 बार मिला है ना आपको? एक बार अनुशंसित हुई थी, हाँ एक बार वही देखिए 2 बार नवलेखन दो बार नवलेखन मिला। एक बार शायद उपन्यास के लिए, एक बार कहानी के लिए। यानी कहानी गद्य की 2 विधा, फिक्शनल गद्य की 2 विधा होती है, कहानी और कथा। और एक नाटक भी होता है, नाटक में है नहीं, उनका हाथ नहीं है नाटक में, पर कहानी और उपन्यास दोनों में अनुशंसा और नवलेखन दोनों हासिल है। उन्हीं की 10 कहानियों का पुलिंदा है ये हमेशा देर कर देता हूँ मैं। आप सब लोग अगर शेर व शायरी के शौकीन होंगे तो मुनीर नियाज़ी बड़े खूबसूरत वृद्ध हैं, पाकिस्तान के हुआ करते थे। वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहते थे चाहे ये करना हो चाहे वो करना हो। मैं क्या करना हो मैं भूल रही हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वाह वाह, गुड, थैंक यू अभिमन्यु, थैंक यू सो मच कोई वादा निभाना हो हमेशा देर कर देता हूँ, और बहुत सारी बातें उसमें वो कहते हैं। और ये शीर्षक कहानी है इस किताब की, और इतनी शानदार कहानी है कि मैं बाकी 8-9 कहानियों को छोड़ भी दूं तो इसी पूरी कहानी पर केंद्रित हो सकती हूँ। कहानी हमेशा देर कर देता हूँ मैं। सर इस कहानी में चूँकि बातचीत की बात है और इस कहानी में एक मिसरा आया है और आपका एक रूप गज़ल को गए। पंकज जी के बारे में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बताने की, वे गज़ल गो हैं और इतना ही नहीं, कुछ शायरों के उस्ताद भी हैं, कुछ अच्छे शायरों के उस्ताद भी हैं रहे हैं। वे अपना इस्लाह इनसे ही करवाते हैं। तो मैं जाहिर है कि इनके कहानी का शीर्षक एक नज़्म की कोई पंक्ति हो सकती है, पर यह पंक्ति क्यों? और इस कहानी में पहले आप इस पंक्ति के बारे में बताइए मुझे, यह पंक्ति क्यों, आपने इसी पंक्ति को क्यों चुना? और आपने एक दृश्य खींचा है मुनीर नियाज़ी की वीडियो का, वो रिलेवेंस प्लीज़ इस्टेब्लिश कर दीजिए। असल में जैसा आपने कहा कि मैं गज़ल खुद भी कहता हूँ और सुनने का बहुत शौकीन हूँ मैं, और मुनीर नियाज़ी साहब की वो जो नज़्म है उसको हम लोगों ने कई बार यूट्यूब पर देखा है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह का कन्फेशन है कि मैं हमेशा देर करता हूँ। और इस कहानी में जो नायक है उस नायक की ज़िंदगी की कहानी भी ये है कि वो हमेशा चूक जाता है, वो हमेशा कहीं पहुंचने से, कुछ कर जाने से चूक जाता है। तो जब मैं ये कहानी लिख रहा था तो मेरे अंदर कहानी को लिखने के दौरान ही ये बात सामने आई कि ये तो कहीं मुनीर नियाज़ी साहब की नज़्म का वो जो पहली पंक्ति है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ये वही उसी का एक विस्तार इस पात्र में मिल रहा है। तो इस कहानी को जब मैं आधा लिख चुका था तब मैं ये तय कर लिया था कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ये इसका शीर्षक बनेगा। और चूँकि किसी बड़े उस्ताद की अगर आपको कोई पंक्ति लेनी हो तो आपको ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए कि आप कहाँ से उठा रहे हैं। तो फिर मैंने कहानी के जहाँ कहानी शुरू होती है वहाँ पूरा दृश्य डाला है कि कैसे मुनीर नियाज़ी साहब उस नज़्म को पढ़ रहे हैं और कैसे वो महिलाएं जो टीवी पर देख रही हैं वो धीरे से अपनी आँखों के कोरों को पोंछ रही हैं और आँखें भीग रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरा दृश्य जब रच दिया गया तब ये कहानी फिर आगे बढ़ी। आपने दृश्य की बात की, मुझे इस कहानी में एक दृश्य में आप आसमानी साड़ी वाली महिला, अधेड़ महिला का इस्तेमाल करते हैं और किस्सा पढ़ने वाले को कभी अंदाज़ा नहीं होता है कि वह अधेड़ महिला किस रूपक में आगे नजर आती है।
अच्छा, आपने समाज की वहाँ पर, आप जब हम उस पूरी कहानी को पढ़ते हैं, मैं पहले इस कहानी पर पहले कुछ बातें कर लूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। उस कहानी पर हम जब पढ़ते हैं तो आपने मुहावरे का बिंब के तौर पर इस्तेमाल किया है, एड़ियाँ रगड़ना। क्या वह जानबूझ सायास किया है या ये अनायास ही हो गया था? नहीं, वो पूरा सायास था। एड़ियाँ रगड़ना चूँकि हमारे समय का मुहावरा है, और चूँकि जैसा आपने देखा है कि वो कहानी में जो लंबी चाची नाम का जो पात्र है, उसका पति नपुंसक है और उसकी ज़िंदगी अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। तो वो उसको मैंने दिखाया है कि वो नदी के बंधान के किनारे एड़ियाँ रगड़ती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी वैसी एड़ियाँ रगड़ती हुई गुजर रही है। दूसरी तरफ समाज है जो उसे महान घोषित कर रहा है कि इसका पति नपुंसक है, उसके बाद भी ये सती सावित्री है। मैं इस शब्द को उपयोग नहीं करना चाहता था पर किया, क्योंकि समाज देवियाँ बनाने में बहुत विश्वास रखता है, तो उसको भी देवी बनाता है, और तब वो लड़का उसके जीवन में आता है जिस लड़के के कारण ये कहानी आती है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया कि आप वो हिस्सा लेकर के आए जिसमें समाज ज़बरदस्ती देवी बनाने की बात करता है। दरअसल मैं नैतिकता के उसी आडंबर की भंजन की बात करना चाह रही थी कि अब हमारे समाज में त्याग को बहुत बड़ा रूप दे दिया जाता है, और एक स्त्री मतलब आप उसका कहानी का मुझे आखिर नहीं बताना चाहिए, फिर भी कहानी पर बात होती है कि वह स्त्री अपना जीवन ले लेती है क्योंकि वो अपने गिल्ट में चली जाती है। एक गिल्ट का एक अच्छा, आपने एक दृश्य और स्थापित किया है बबलू वाला, बबलू का, और तो वहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपनी उससे बाहर होती है, अपने जो एक ऑरा उसने क्रिएट कर रखा है उससे चुपके चुपके वो बाहर निकलती है। मैं उस बबलू की कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, पर वो कहानी जब वहाँ रुकती है तो आप सोचते हैं कि अच्छा, यहाँ पर शायद जो पात्र हैं, जो मुख्य हीरोइन है, वो अपने आप को उसकी कहानी लेखक कहना नहीं चाहते हैं, वो लेखक भी कहीं ना कहीं उसके उस किरदार को, उस सती सावित्री वाले किरदार को बनाए रखना चाहते हैं। क्या लेखक की मंशा सच में उस किरदार को बनाए रखने की थी? क्योंकि बबलू की कहानी पर, बबलू वाले हिस्से पर थोड़ा स्ट्रेस दिया जा सकता था। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हालांकि मैं उसको सती सावित्री नहीं रखना चाहता था, मैं उसके पूरे उसके आक्रोश को दिखाना चाहता था, जो एड़ियाँ रगड़। क्योंकि मैं जिस अंचल से आता हूँ वो बहुत छोटा सा एक कस्बा है, मेरे आसपास ग्रामीण इलाका है, जहाँ अभी बहुत सारे इलाकों में तो अभी बिजली भी नहीं पहुँची है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ विकास भी वैसा नहीं पहुँचा है, विचार भी वैसे नहीं पहुँचे हैं। तो मैं उस बहुत बोल्ड दिखाकर या बहुत ऐसा कुछ स्टेप दिखाकर मैं उसको कहानी को असहज नहीं करना चाहता था। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई दृश्य ऐसा क्रिएट कर देते हैं जो पढ़ने में तो अच्छा लगता है, पर जब आप उस परिवेश में जाकर उस दृश्य को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो बबलू वाला पात्र है, बबलू और लंबी चाची के बीच के दृश्य हैं, लेकिन छुपे हुए दृश्य हैं। पर ये चूँकि मैं इस बच्चे तक आना चाहता था, जिस बच्चे को अप्रोच करती है आखिर में लंबी चाची, जिसका गिल्ट उसके अंदर पैदा होता है। तो मुझे लगता था कि अगर वो बबलू वाले दृश्य पहले उभर कर आ गए तो ये दृश्य शायद उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। तो वो एक कहानीकार के अंदर की शायद एक बेचैनी थी जिसके कारण मैं इसे कहानीकार के अंदर की झिझक भी कह दूँ कि वे कहते कहते एक्चुअली मैं कई बार मुझे लगता है कि बतौर कहानीकार हम कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत बांध लेते हैं। हम बहुत बोल्ड होने से थोड़ा पहले रुक जाते हैं कि आप लास्ट में फाइनली आप बोल्ड होते हैं, पर वह जो बोल्डनेस है उसको वही आपने शुरुआत में झिझका लिया था। पर ठीक है, वह भी कहानी कहने का हिस्सा। अब मैं कहानी के दूसरे पहलू पे आती हूँ। आप ऐसे कहानीकार हैं जिनकी लगभग हर दूसरी कहानी ने या लगभग हर कहानी ने हर कहानी के पास अपने रीडर्स रहे हैं, अपने प्रशंसक रहे हैं, चाहे वो चौसर मस्ताब हो या फिर चौपड़ की चुड़ैलें हों या फिर लोई लोई उस पर हंस में जब कहानी प्रकाशित हुई थी पहली बार, तो उस पर बहुत सारे, कम से कम 20-30 या उससे ज़्यादा 20 खत, उसको मैं 20 कर दूँ, 20 के मल्टीपल्स में कर दूँ तो 20 खत आपके पास आए थे, 20 मैसेजेस आए थे। आपकी कहानी में कहीं ना कहीं एक मुसलमान पात्र होता है, एक मुसलमान पात्र होता है जो कि समझ, न्याय और सामाजिकता के दूरी में होता है। क्या यह डिसेंट और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश है या फिर यह कथाकार की सिंपल आम भाषा है, आम शैली है?
देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं जिस घर में मेरा बचपन बीता है, जिस घर में मैं रहता था, तो मैं मेरे घर के एक तरफ मुस्लिम परिवार था, दूसरी तरफ मेरे घर की दोनों दीवारों, अड़ोस और पड़ोस दोनों तरफ मुस्लिम परिवार थे। और मैंने बहुत बाद में जाना कि ये कोई एक दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे मुसलमान कहते हैं। हम लोग छोटे शहरों में उस दौर में इतना सब कुछ होता नहीं था, और ये 1990 से पहले का भारत था। तो मैंने 1990 का पहले का भारत देखा है। मेरे लिए, मेरे जीवन की कहानी में, अपनी कहानी में मुस्लिम पात्र होते हैं। आप जानती हैं कि मेरा जो सारा काम संभालने वाला लड़का शहरयार है। तो मेरे लिए एक मुस्लिम पात्र का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1947 के बाद में वो लोग जिन्होंने भारत को अपना देश मान लिया था, वो भारत में रुक गए थे। अगर वो भारत में रुक गए थे तो उन्हें हमारी कहानियों में आना चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो इसका मतलब आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। उनको 1947 में इस देश से चले जाना चाहिए था। अगर वो रुके हैं तो उनको कहानियों में आना चाहिए। ये मेरी बात है। 1947 में जो इस देश में रह गए थे वे भारतीय हैं, उतने ही भारतीय जितने भारतीय बाकी अन्य धर्म के लोग हैं। लेखक अपनी भाषा में भिन्न तरीके से प्रतिरोध रचता है, और पंकज सुबीर जी अपने किस्सों में अपने पात्रों के जरिए दूरी बना करके उन पात्रों को एक नई कहानी बता रहे हैं, और बार बार डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हाँ वे भारतीय थे। उस भारतीय की कहानी इलोई इलोई लामा, आप उस कहानी की परिकल्पना कैसे हुई, क्या आप वो बता सकते हैं? क्योंकि वो कहानी बहुत ही हृदय को विदीर्ण कर देने वाली कहानी है। आप छटपटा जाते हैं। आप देखते हैं कि एक औरत है जो मर्दों के, हमने पंजाब के किस्से सुने हैं दोनों तरह से। गांधी जी एक बात कहते थे कि मैं माइनॉरिटी के साथ हूँ, चाहे वो नोआखली हो या चाहे पंजाब हो, जहाँ भी माइनॉरिटी होगी मैं उसके साथ हूँ। मैं बहुसंख्यक के साथ नहीं हूँ, और बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कोई भी हो सकता था। नोआखली में अलग लोग थे और पंजाब में अलग लोग थे। पर जब आप वो कहानी पढ़ते हैं, वह कहानी जिस तरह से खुलती है कि जिस तरह से वो परिवार, उस परिवार की एक परिवार जो उस महल का असली मालिक हुआ करता था, उस परिवार की स्त्रियों के साथ क्या होता है, उसके किराएदारों के द्वारा क्या किया जाता है, और वह औरत किस प्रतिरोध में जल रही होगी जो औरत उसकी गवाह बनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ग्लोबल सिस्टरहुड की बात आती है, और मैं बार इंटरसेक्शनलिटी की बात करती हूँ, हर औरत के दुख की बात करती हूँ, तो औरतें कहीं ना कहीं, चाहे वो औरत दुश्मन खेमे की क्यों ना हो, दूसरे देश की क्यों ना हो, बट उसका हृदय उस औरत के लिए पसीजने लग जाता है। वे अपनी जात को लेकर के, यानी औरत जात को लेकर के ज़्यादा सजग हो जाती हैं। सो एक स्त्री दशकों दुख लेकर के जी, और उस दुख को आपने बिल्कुल उस कहानी को किसी ने नहीं लिखा। तो मुझे लगा कि ये जब वो बच्चियां मरते समय आखिरी में जब उनके साथ रेप करके उनको मारा जा रहा होता है, तब एक चिल्लाकर कहती है इलोई इलोई लामा सबाख्तानी, क्योंकि ऊपर वो औरत देख रही होती है जो हिंदू स्त्री है, जो उनके साथ जुड़ी हुई थी। और वो परनानी फिर अंतिम समय में अपनी पड़पोती को कहानी सुनाती है कि इस कहानी को उजागर कर देना, इस परिवार को नष्ट कर देना जो हमारा परिवार है, क्योंकि ये परिवार बना वहाँ से है जहाँ 2 लड़कियों की हत्या की गई थी बलात्कार के बाद। तो मुझे लगा कि ये उस अनसुनी कहानी को मैं कहने की कोशिश की है। और मैंने एक पीड़ा है मेरे पास, हमेशा एक पीड़ा रहती है कि आप सांप्रदायिकता का दंगा करते हो, आप किसी प्रकार का दंगा करते हो, आप वर्ग वाला दंगा करते हो, आपका शिकार स्त्री क्यों बनती है? स्त्रियों की चिताओं पर बनाए जाते हैं रियासत। आप हेलेना का किस्सा ले लें, द्रौपदी का किस्सा ले लें, सीता का किस्सा ले लें, स्त्रियों को ही मारकर, यह तो इतिहास का हिस्सा रहा है। तो मेरी पीड़ा वही थी कि आप दंगे पुरुष करते हैं, कभी स्त्रियों ने दंगे नहीं किए। इतिहास को उठाकर अभी तक का देख लीजिए, कभी स्त्रियों ने ना कोई सांप्रदायिक ना किसी दूसरे प्रकार का दंगा। पर वह उस वाक्य का क्या है, वो जो अखंड वाक्य चलता चला आ रहा है कि हर लड़ाई के पीछे, हर राज्य के बर्बाद होने के पीछे कहीं ना कहीं औरतों का हाथ रहा है। आप उस बारे में, चूंकि आपने स्त्री वाली बात कही, तो मुझे ये कथाकार से ये बात पूछना मेरा फर्ज बन जाता है। देखिए, मैंने कल भी किसी मंच पर ये बात कही थी और आज पूरी ताकत से फिर दोहराता हूँ कि भारत का संविधान में लिखा गया है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। इतिहास के बारे में कहा जाता है पुरुषों का, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के लिए। इतिहास पुरुषों ने लिखा है। इतिहास पुरुषों ने लिखा, इसलिए उन्होंने लिखा कि हव्वा ने
उस फल की कामना की थी, आदम ने नहीं की थी। आदम उसके फल के लिए तोड़ने गया था। सारी गंदी कामनाएं पुरुष करते हैं, लेकिन इतिहास खुद लिखते हैं तो स्त्री के खाते में लिख देते हैं। 3 पत्नियों का पति दशरथ, उसके चरित्र पर कोई उंगली नहीं। 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी, उसे आप चरित्रहीन बताते हैं, क्योंकि इतिहास लिखने का काम आपके पास रहा है, आपने अपना हिस्सा सुरक्षित रहा है। अब मैं कहता हूँ आप जैसी लेखिकाओं से कि नए सिरे से सारे इतिहास लिखिए, नए सिरे से सीता को लिखिए, द्रौपदी को लिखिए, आम्रपाली को लिखिए, सबको लिखिए, और इस बार लिखिए कि वो फल आदम ने मांगा था, हव्वा ने नहीं मांगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई यहाँ बहुत सारी भावी लेखिकाएं, भावी लेखक होंगे, लेखिकाएं मतलब स्त्री लेखक होंगी। आपके पास एक बहुत अच्छे कहानीकार का आपसे संदेश है ये, आपको आप वो कह रहे हैं, मतलब पंकज सुबीर जी की कहानियों को सिर्फ इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि हम सीख सकें कि किस तरह से कहानी कही जा सकती है। और जब मैंने आपकी कहानियों के बारे में इतनी बात कर ली और आगे मैं आपकी अन्य कहानियों पर भी बात करूंगी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि कहानी का छोटा सा अंश पढ़ दीजिए ताकि लोगों को पता तो चले कि किस तरह की कहानियाँ हैं। मैं उसी का अंत पढ़ता हूँ, इलोई लोई का, जी जी क्योंकि मुझे लगता है वही सुना। जी 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 जी, क्योंकि इस पर एक बहुत ही गंभीर बात हो गई है तो बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये वही कहानी है, इलोई इलोई लामा सबख्तानी। उसका अंतिम दृश्य थोड़ा डिस्टर्ब करने वाला है, पर सुनिएगा क्योंकि वो सुनना ज़रूरी है। कुछ देर हुई मगर वो दोनों अभी तक वापस नहीं आए। दोनों मतलब उस स्त्री का पति और उसका ससुर, जो हिंदू स्त्री है। दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। मुझे और घबराहट हुई। मैंने तीनों बच्चों को कमरे में बंद किया और दौड़कर पीछे आंगन में आ गई। उस तरफ हवेली के आंगन से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं सीढ़ियों से दौड़ती हुई छत पर पहुंची। उस तरफ झांका तो वहाँ का दृश्य देखकर मुझे गश सा आ गया। आंगन में खुलने वाले बरामदे में ताज मोहम्मद और नूर मोहम्मद की लाशें पड़ी थीं। आंगन में बरसते पानी में आबिदा और रज़िया बिना कपड़ों के ज़मीन पर बिछी हुई थीं। फूल सी नाजुक लड़कियां, जिन्हें किसी बाहर के मर्द ने देखा भी नहीं था आज तक, जिन्हें हवा ने भी नहीं छुआ था। मेरा राक्षस पति और ससुर उनके साथ। कहते कहते नानी की आवाज़ एक बार फिर से भर्रा गई। उनका चेहरा दर्द से भर गया। रहने दो नानी, अब मत सुनाओ, मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहती। रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। शुभांगी ने महसूस किया कि नानी इस कहानी के कारण अंदर से बेचैन और परेशान हो रही, तो उसने तुरंत कहा, नहीं, इतने सालों से इस आग को अपने अंदर लेकर जी रही हूँ। आज की रात ही तुझे पूरी कहानी सुनाऊंगी। कल का कुछ भी भरोसा नहीं है। ये कहानी मैंने बस अपने माँ बाप को बताई थी और अब तुझे बता रही हूँ। कहानियों को अनसुना कभी नहीं रहना चाहिए। अनसुनी रह गई कहानियाँ मर जाती हैं। कहानियों के मरने से समय, समाज, सभ्यता और संस्कृतियाँ सब मर जाते हैं। मैं डरती हूँ उस दिन से जब सारी कहानियाँ मर जाएंगी। इसीलिए मैं ये कहानी तेरे हवाले कर रही हूँ। इसके बाद तू इस कहानी को फैला देना हवा में, मरने मत देना इसे। हवेली का ये काला अध्याय सबको सुनाना, हवेली वालों को भी और बाहर वालों को भी। उन सबको जो आज इस हवेली का मालिक होने पर गर्व करते हैं, उन सबको भी जो इस हवेली के आज के मालिकों का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तोड़ देना मान, गर्व और सम्मान के साइनों को। ये मेरी दूसरी कसम है तुझे। नानी का चेहरा अचानक बदल गया और जहाँ अंत होता है, जब मैं छत पर से झांककर वो दृश्य देख रही तब अचानक ज़ोर से बिजली चमकी थी और उस चमक में ज़मीन पर पड़ी लड़कियों ने मुझे देखा था। पति और ससुर की तो पीठ थी मेरी तरफ। जैसे ही उन लड़कियों की नज़र मुझ पर पड़ी थी, उन दोनों में से किसी एक ने चिल्लाकर कहा था, इलोई इलोई लामा सबख्तानी। और उनके चिल्लाते ही मेरे पति और ससुर के हाथों में जो तलवारें थीं, उन तलवारों ने अपना काम कर दिया था। शुक्रिया। एक लेखक की सफलता वह होती है जब वह पर दीवार के उस तरफ खड़े होकर इस तरफ का दुख ठीक उसी तरह से समझ सके जैसे वह दुख जिया गया है। जब इस कहानी को मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि मैं उस दुख को जी रही हूँ
और इस रचनाकार को, एक लेखक को, आप अभी आपने कहा कि वह कहानियाँ एक आपके शहर में हुआ था, ऐसा है कुछ जिसका कोई जिक्र नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि वो एक लेखक का काम है कि मरी हुई कहानियों को आवाज़ देना, या भूल जाना कि वह किस ओर खड़ा है, वह स्त्री है या पुरुष है, वह हिंदू है या मुसलमान है, भारतीय है या अफ्रीकी है या श्रीलंकन है। वह सिर्फ एक किस्सा गो होता है जिसे सच को ठीक सच की तरह जनता के सामने रखना होता है। पर सच से मुझे याद आती है चौथमल मास्टर साहब के चौथमल मास्टर साहब का एक थोड़ा सा जिक्र मैं दे देती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत संवेदना के करुण स्तर की असीमता पर पहुँच गए थे, तो थोड़ा सा हाथ से ले आती हूँ मैं। और चौथमल मास्टर साहब ऐसी कहानी, जैसे इस कहानी को पढ़कर या फिर हमेशा देर कर देता हूँ को पढ़कर मैं मतलब हल्का सा रो गई थी। हमेशा देर कर देता हूँ को पढ़कर मैंने अभी एक मुझे समझ में आया कि हम नॉनवेज खाने वाले लोग होंगे, मांसाहारी लोग होंगे, तो वे जानते होंगे कि मटन का स्वाद, मटन को जब खाया जाता है तो बहुत लोग मटन को खाने के बाद कुछ और नहीं खाते हैं, क्योंकि लिंगरिंग टेस्ट, लिंगरिंग फ्लेवर जो होता है वो बहुत कमाल का होता है। तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं एक ऐसी कहानी थी जिसको पढ़ने के बाद मैं कुछ और नहीं पढ़ना चाहती थी। वही हिस्सा, ऑल्दो वह इस कहानी का, इस संकलन का हिस्सा नहीं है, पर आपके, और मैं कहानीकार से बात कर रही हूँ, कहानीकार से उसकी प्रतिनिधि कहानियों के बारे में बात होनी चाहिए। आपकी बहुत अच्छी कहानी है चौथमल मास्टर साहब। तो चौथमल मास्टर साहब में जो आपने एक दृश्य रचा है कि एक ऐसे व्यक्ति का दृश्य रचा है जो ब्याह करने को उद्धत है, उसका ब्याह नहीं हो रहा है, और वहाँ पे एक स्त्री है जो उसको इस्तेमाल कर। तो मुझे वो बड़ा मज़ा आया कि वो लड़की जानती है कि उसकी सेक्सुअलिटी लोगों को आकर्षित करती है, तो वो अपनी सेक्सुअलिटी को अपना काम कराने के लिए इस्तेमाल करती है, फिर लोगों को आराम से झटका देकर बाहर निकाल जाती है। तो लड़की का वह दृश्य, लोग शायद उसको कहेंगे अरे बहुत चालू है, पर मुझे बहुत मज़ेदार और बहुत स्मार्ट लड़की लगी। तो उसकी कल्पना प्रक्रिया मुझे बताइए, बड़ा मज़ेदार, मतलब वो पूरी कहानी बहुत ही सुंदर है। उस कहानी के बारे में थोड़ा आप अपने तरीके से बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। जी, उस कहानी ने मुझे सबसे ज़्यादा यश और प्रसिद्धि दी, चौथमल मास्टर साहब और पूस की रात। और अभी राजस्थान के जयपुर में उसके शोज़ होने वाले हैं उस कहानी पर, और शायद बहुत जल्दी उस पर एक वेब सीरीज़ भी तैयार हो रही है। तो वो कहानी कुछ नहीं है, मैं बस ये बताना चाहता था कि कभी कभी इंसान किसी काम को किसी बुरे इरादे से नहीं करता है, हर काम बुरे इरादे से नहीं किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना कोई लाभ या कुछ काम निकलवाना होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जैसे वो जो लड़की है वो बहुत सुंदर है, लड़की भी नहीं, वो तो स्त्री है, किसी की पत्नी है, और इनके घर के ठीक सामने रहती है, और उसके खेत के ऊपर गुड़ की बड़ी बड़ी जो भेलियाँ होती हैं वो पड़ी हैं, और बारिश का समय आ रहा है, और बारिश में उसके घर कोई नहीं, उसके सारा परिवार किसी शादी में गया हुआ है। अब उसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि खेत से लेकर सर पर गन्ने की गुड़ की भेलियाँ ले लेकर उसे घर लाकर पटकनी है, और ये काम वो कर नहीं सकती है। तो वो उसके घर के सामने चौथमल मास्टर साहब रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा आकर्षित करती है, उनको बुलाकर खाना खिलाती है और थोड़ा सा बातों में फंसाती है, और फिर उनसे कहती कि मास्टर साहब थोड़ा सा मुझे गन्ने की भेलियाँ वहाँ से लानी है। तो मास्टर साहब चल पड़ते हैं, और वो पूरी रात उनसे ढुलवाती है वो, और सुबह हो जाती है। तो वो मास्टर साहब इस लालच में ढूंढे रहते हैं कि भाई अब भेलियाँ खत्म होंगी, अब रात होगी, अब मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। ना बेचारी भेलियाँ खत्म होती है ना मास्टर साहब, और भेलियाँ खत्म होते होते सूरज भर देवता आ जाते हैं, तब तक महिला का पति आ जाता है, और मास्टर साहब की जो कामनाएं हैं वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो ये इस कहानी का मुझे बहुत स्मार्ट औरत लगी कि भाई तुम्हारी सेक्सुअलिटी, तुम्हारी आंखों में अगर तीर बसे तो मेरे जहन में उसको पकड़ने वाले वो खांचे बसे हुए कि तो तुम्हारे तीरों को पकड़ दूंगी। बहुत अच्छी कहानी है। आपकी इन कहानियों को पढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अच्छे कहानीकार के पास हमेशा पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप किनको पढ़ते हैं क्लासिक्स में, या और आप अगर हम नई पीढ़ी के लिए पूछना चाहेंगे तो आप किनको पढ़ने की सलाह देना चाहेंगे? मैं तो लगभग बहुत किताबी कीड़ा टाइप का व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा घर, मेरे मम्मी और पापा दोनों को बहुत पढ़ने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैंने एमएससी केमिस्ट्री से की है, हिंदी से वही उतना रिश्ता रहा, लेकिन घर में सारी पत्रिकाएं, सारी किताबें, सब कुछ आता था। तो मैं जो लेखक बना हूँ शायद उनको पढ़ कर बनाऊँ। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं तो सबको पढ़ता हूँ। अभी जैसे आज भी सुबह से चूँकि सुबह थोड़ी भीड़ कम रहती है, तो मैं सुबह से निकला था और ढेर सारी किताबें खरीद कर रख दी है मैंने।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास नज़र डालते रहिए, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। मैं तो इस बात को लेकर कभी भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं सोचता कि अब अच्छा नहीं लिखा जा रहा है। बहुत अच्छा लिखा जा रहा है और उन अच्छे में से और छांट कर आप अपने लिए पढ़ते रहिए। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि पंकज, जब तुम 1 क्विंटल, उन्होंने एक प्रतीक के रूप में ये बात आपके कही। उस्ताद के बारे में भी बताइए, आपके उस्ताद कौन थे उनके बारे में बताइए। वो एक मंच के कवि जैसे थे, कुछ मंचों पर कविता पढ़ते थे लेकिन गीत पढ़ते थे बहुत अच्छे। वो कभी बहुत मंचों पर नहीं गए, नारायण कासट उनका नाम था। उनसे कविता वाली उस्तादी तो नहीं रही मेरी, लेकिन बस वो मुझे साहित्य और इसकी समझ देते थे। तो उन्होंने कहा था, वो पढ़ने का कहते थे मुझसे और प्रतीक के रूप में कहते थे कि पंकज, जब तुम 1 क्विंटल पढ़ लोगे तब 1 ग्राम लिखने की सलाहियत आएगी। यह बहुत बड़ी सीख है आजकल के लेखकों के लिए, जो पढ़ने से पहले लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें हम सब शायद शामिल हो सकते हैं, पर हाँ, 1 क्विंटल पढ़कर 1 ग्राम ही लिखना चाहिए। शायद लिख पाओगे वो, शायद शब्द पर जोर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि मैं आज भी सोचता हूँ कि जितना पढ़ा जाएगा वहीं से लेखक पैदा होगा। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप लेखक बन सकते हैं। अगर आप पढ़ना जिस रोज बंद कर देते हैं, उस दिन आपका लेखन भी बंद हो जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि अब हम बिना पढ़े लिख लेंगे, अब हमारा नाम यहाँ तक आ गया, हमारे विचार यहाँ तक आ गए, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं तो कम से कम वो कभी नहीं कर सकता कि मैंने पढ़ना बंद कर दिया, अब मैं केवल लेखक बचा रह गया हूँ। पढ़ना तो कभी बंद नहीं होगा। शायद मुझे लगता है कि वो लेखन के साथ चलता रहेगा। और अगर मैं 10-20 किताबें लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तब मेरे दिमाग में आता है कि चलो एक कहानी लिख ली जाए। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और मैं तो 2000 के शुरुआत में लेखन में आया। मेरे बाद शायद 2 पीढ़ी और आ गई जिसमें आप भी शामिल हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रिले रेस का बैटन होता है, जो दौड़ते हुए अगली पीढ़ी को पकड़ाना होता है, वो अगली पीढ़ी भी तैयार है और उसकी अगली पीढ़ी भी तैयार है। एक बहुत ज़रूरी सवाल है मैं कुछ पिछले दिनों एक पॉपुलर लेखक को, मतलब जिसकी जो काइंड ऑफ बेस्ट सेलर टैग वाले एक लेखक को सुन रही थी। लेखक ने असगर वजाहत साहब की एक किताब थी, गांधी @ वो godse.com, उसका अभी हालिया फिल्म बनी है उस पर। उस फिल्म में शायद, मैं फिल्म तो नहीं देखी है, पर किताब का शायद उसमें गोडसे और गांधी निकल जाते हैं। तो एक पॉपुलर लेखक ने कहा कि उस फिल्म में गोडसे और गांधी अपनी भीड़ में से दोनों के बिना कहे कुछ निकल जाते, यानी दोनों गलत थे। मुझे यह बात हजम नहीं हुई, क्योंकि गोडसे के पैरेलल में गांधी को नहीं खड़ा किया जा सकता, मतलब या गांधी के पैरेलल में गोडसे को नहीं खड़ा किया जा सकता है। ठीक है, मैं गांधीयन हूँ तो मैं तो गोडसे को नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैंने किसी से जिक्र किया, उसने कहा कि अरे पॉपुलर लेखक है, वो तो ऐसा ही लिखेगा। पर क्या बतौर लेखक हर लेखक की जिम्मेदारी नहीं है कि वह समाज के बारे में सोचे और अपने शब्द कहते हुए एक बार ठहरे? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ सामाजिक चेतना के बारे में लिखने वाले लेखकों को ही सामाजिक चेतना का जिक्र करना चाहिए, या हर लेखक की यह जिम्मेदारी है? पहले मैं गांधी@godse.com से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मेरी भी एक कहानी है, kasab.gandhi@yerwada.in, और यहाँ पल्लव बैठे हैं। जब मैंने वो कहानी लिखी थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये था कि कसाब और गांधी एक ही कहानी में 2 पात्र हैं और दोनों की बात चल रही है। और पल्लव बहुत अच्छी पत्रिका निकालते हैं, बनास जन, इन्होंने मुझसे कहानी मांगी थी। तो मेरे अंदर जो एक डर था कि कसाब और गांधी को एक ही कहानी में लाना क्या ठीक है, सब तरीके से ठीक है, तो वो इनके पास भेजी मैंने और वो प्रकाशित हुई, बहुत चर्चित हुई और उस कहानी पर मुझे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। क्योंकि आपने जो अब बात की है कि गांधी@godse में भी वही दिक्कत है, तो मेरा ये कहना है कि जो आप पॉपुलर लेखन की बात कर रहे हैं, जो कि लोकप्रिय लेखन की बात कर रहे हैं, तो वो लोकप्रिय लेखक वही हैं जो कि लेखक हैं। हाँ, लेखक हैं, नाम के लिए लेखक हैं। हाँ। लेकिन उनमें लेखन नहीं है। समस्या ये होती है, लेखक हैं लेखन नहीं है, यह की फ्रेज है। वो लेखक हैं लेकिन उनके पास लेखन नहीं है। बहुत सारे गायक होते हैं लेकिन उनके पास गायन नहीं होता है। तो ऐसे बहुत एक भीड़ है, इस तरह की एक भीड़ है। मेरा ये कहना है कि वो अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम तो सच को सच और झूठ को झूठ लिखते रहेंगे,
क्योंकि हमने इतनी हज़ारों किताबों को पढ़कर इतने सारे हमारे पूर्वजों को पढ़कर अपनी एक दृष्टि विकसित कर ली है कि अब हम देख पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम देख पाते हैं तो हम बताएंगे भी कि ये सही है और ये गलत है। लेखक की जिम्मेदारियों को अगर 3 पॉइंटर में आपसे कहने को कहा जाए तो क्या जिम्मेदारियां होंगी? एक लेखक की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए समाज के प्रति, अगर वह लेखक अपने साथ लगा रहा है लेखक टैग? मुझे लगता है कि वो वाली जवाबदारी तो कभी नहीं मानता कि उसे सड़कों पर मशाल लेकर निकलना चाहिए, नारेबाजी करनी चाहिए, मोमबत्ती जलानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो सबसे बड़ी और सबसे मुख्य जिम्मेदारी यह है कि जहाँ गलत हो रहा है उसे गलत लिखे। सबसे बड़ी जवाबदारी उसकी यही है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे गलत के रूप में लिखा जाए। इसके अलावा वो जो मशाल की बात हम करते हैं, वो मशाल केवल इस संदर्भ में कि जहाँ कहीं अभी अंधेरा है वहाँ वो विचारों की रोशनी पहुँचाने की कोशिश करे और बताने की कोशिश करे कि अब दुनिया ऐसे बदल रही है और समाज ऐसे बदल रहा है। और तीसरी, हमारे यहाँ परंपरा से और कई सदियों से कई सारी ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं जो टूट नहीं रही हैं। हमारे पूर्वजों ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, कुछ तोड़ दिया, कुछ नहीं तोड़ पाए। वो सारी दायित्व हम पर देकर चले गए हैं कि बाकी बची हुई चीज़ों को तोड़ते रहना, हथौड़े मारते रहना। एक लेखक अगर हथौड़े चलाने में माहिर नहीं है तो उसे लेखक नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो तीनों बातें कही कि लेखक को वर्चनाओं का भंजन करना चाहिए, लेखक को अपने शब्दों से वो मशाल जलानी चाहिए और गलत को और उस हर अंधेरे कोने में रोशनी फैलानी चाहिए, वो तीनों चीज़ें इस किताब में हमेशा देर कर देता हूँ मैं उपस्थित हैं। उसके साथ साथ कहानी पढ़ने का जो वास्तविक स्वाद होता है। आपने बहुत कहानियाँ, एक था राजा एक थी रानी, मर गए वो हो गई ख़त्म कहानी, ऐसा आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। पर कहानियाँ कहाँ आपको सोचने का एक नया नज़रिया देती हैं। कहानियों का काम है, लेखकों का काम है कुछ नई दृष्टि देना, एक नए तरीके से सोचना, एक स्वाद तैयार करना। वो सारी चीज़ें इस किताब में हैं। लीजिए, आइए, आज आपके साथ आपके लेखक उपस्थित हैं तो उनसे ऑटोग्राफ भी करवा लीजिए। और पढ़िए इसको, पढ़िए इसके बारे में, लिखिए इसके बारे में, अपने दोस्तों को तोहफे में दीजिए। शुक्रिया पंकज सर। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।